14 अगस्त 2005 सुबह का वक्त का हिरन फ्लाइट आने पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रूट के एथन एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार था। सुबह के करीब 9:07 पर फ्लाइट उड़ान भरी और उसमें 115 पैसेंजर थे और 6 क्रू मेंबर थे। कुल 121 लोग मौजूद थे और इसे उड़ा रहे थे 58 वर्ष के जर्मन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पायलट हैंस मार्टिन, जिन्हें कुल 16,900 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। वही पायलट के तौर पर मौजूद थे 51 वर्ष के पैम्स कार्बलियंस, जिन्हें कुल 7,549 आवर का अनुभव था। वही फ्लाइट के अटेंडेंट पर एंड्रियास प्रोडोमो कमांड संभाल रही थे। उड़ान भरने के 5 मिनट बाद ही यानी कि 9:12 पर प्लेन 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ही अचानक प्लेन में एक अलार्म बजने लगता है। जब इस अलार्म की जांच की गई तो पता चला कि टेक ऑफ कॉम्बिनेशन वार्निंग अलार्म था। इसे देखने के बाद दोनों पायलट हैरान हो गए और वह इसलिए कि टेक ऑफ कॉम्बिनेशन अलार्म तब बजता है जब प्लेन ग्राउंड पर होता है और उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसे में 12,000 फीट की ऊंचाई पर यह अलार्म कैसे बजने लगा, दोनों पायलट को समझ में नहीं आ रहा था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने एटीसी यानी कि एयरक्राफ्ट कंट्रोल संपर्क साधना की ऊंची समझा। फिर उन्होंने तुरंत एटीसी संपर्क करा। उन्होंने बताया कि विमान टेक ऑफ कॉम्बिनेशन वार्निंग अलार्म बज रहा है। पायलट एटीसी को यह सब बता रहे थे कि इतनी देर में कॉकपिट कंट्रोल पैनल पर कई सारे अलार्म साथ बजने शुरू हो गए और इन्हीं अलार्म की आवाज़ से पायलट की आवाज़ एटीसी तक पहुंच नहीं पा रही थी। साथ ही प्लेन का मास्टर वेशनल अलार्म भी बजने लगा था। इसका मतलब था कि प्लेन की कई सारे सिस्टम एक साथ हीट हो गए। दोनों पायलट की दिक्कतें अब बढ़ने लगी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक ये सब क्या हो रहा है। इधर ये सब देखकर प्लेन में अफरा तफरी का माहौल बन गया। क्रू मेंबर लगातार यात्री को शांत करा रहे थे। पैसेंजर को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, इसलिए ऑक्सीजन मास्क अपने आप ही नीचे आ गए। प्लेन में जब ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो प्लेन में ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाते हैं। इस दौरान कुल 18,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन पायलट बार बार एटीसी से संपर्क कर रहा था, समस्या बताने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनकी बात एटीसी तक पहुंच नहीं पा रही थी और कुछ ही देर बाद में प्लेन का एटीसी से पूरा कनेक्शन टूट गया। इसके बाद भी एटीसी ने प्लेन बार बार संपर्क साधना करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। प्लेन लगातार ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा था। आमतौर पर इस रूट में फ्लाइट लगभग 1 घंटे 45 मिनट समय लगता है, यानी कि करीब 10:45 पर इस प्लेन को एथेंस एयरपोर्ट पर पहुंचना था। 9:30 प्लेन 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था और उसके बाद 9:37 पर एथेंस फ्लाइट के कॉम्बिनेशन रीजन में पहुंच गया। 10:12 से 10:50 तक एथेंस एटीसी यानी कि एयरक्राफ्ट कंट्रोल की टीम रेडियो कॉल के जरिए इन्हें प्लेन की संपर्क साधना कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिल रहा। अब 10:45 हो चुके थे और इसी समय प्लेन के एथेंस एयरपोर्ट पर लैंड कराना था, लेकिन प्लेन का अभी तक कोई भी अता पता नहीं था। कुछ अनहोनी की आशंका दृश्य होने लगा तो ब्रिटिश अधिकारियों ने अपने 2 सबसे बढ़िया 16 फ्लाइट जेट को विमान के ढूंढने के लिए भेजा। कुछ ही देर में फ्लाइट जेट ने विमान को ढूंढ लिया। कुछ ही देर में एक फ्लाइट जेट उड़ते उड़ते विमान के पास में आ जाता है, देखने के लिए अंदर आखिर क्या चल रहा है। तो फ्लाइट जेट ने को पायलट की सीट पर कोई बैठा हुआ नहीं था। वहीं मेन पायलट अपनी सीट पर सिर नीचे कर बैठा हुआ था। ये फाइटर जेट पीछे गया। पीछे वाली खिड़की से प्लेन का अंदर का जायजा लिया, लेकिन फाइटर जेट पायलट के लिए हैरानी की बात यह थी कि अपने आप बराबर में 2 फाइटर जेट देखने के बाद भी किसी भी पैसेंजर ने उनकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। किसी भी पैसेंजर की तरफ उन्हें कोई भी रिएक्शन नहीं मिला। अब 11:49 पर फाइटर जेट के पायलट ने देखा कि अब शख्स प्लेन की कैबिन में होकर कैबिनेट की तरफ जा रहा है। कुछ ही देर सेकंड में उस प्लेन की पायलट सीट पर बैठा हुआ था दिखाई दिया। मैं बैठे हुए शख्स को देखकर फाइटर जेट पायलट ने इशारा किया, स्थिति के बारे में जानना चाहता था। शख्स की उन फाइटर जेट पायलट को कुछ बताना चाहता था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया। अभी 1 मिनट बाद लगभग 11:50 पर प्लेन लेफ्ट इंजन काम करना बंद कर दिया और प्लेन लेफ्ट साइड नीचे की तरफ झुक गया, तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगा। सीट
पर बैठा शख्स इसे कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वह इसे कंट्रोल नहीं कर पाया था ठीक 12 बजे प्लेन को राइट इंजन भी काम करना बंद कर दिया। प्लेन का कंट्रोल पूरी तरह से खो चुका था। 12:04 पर प्लेन कंट्रोल पूरी तरह से 12:04 पर प्लेन एथेंस से लगभग 40 किलोमीटर दूर कैलिमेटो की पहाड़ियों में जाकर क्रैश हो गया और क्रू मेंबर साथ ही 121 लोगों की मौत हो गई। फिर क्या गुजरी होगी फाइटर जेट के पायलट के ऊपर, जो अपनी आंखों के सामने फ्लाइट को क्रैश होते हुए देखे और 121 व्यक्तियों की जान चली गई। इसके बाद ग्रीस फ्लाइट 522 फ्रेश होने के बाद खबर सभी जगह आग की तरह फैल गई। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सभी 121 लोगों की डेड बॉडी एक एक ढूंढ करके बाहर निकाला गया, लेकिन जब हादसे में मिली कुछ लोगों की डेड बॉडी जांचे में मेडी बॉडी में ऑटोपी की कराई गई तो हैरानी वाली बात आ गई सामने। दरअसल जहाज में मौजूद ज़्यादातर सभी लोग पायलट के क्रैश होने के पहले ही मर चुके थे। सबसे बड़ा सवाल यह था कि जब पायलट प्लेन के क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे, लगभग 2 घंटे तक फ्लाइट को कौन कंट्रोल कर रहा था। तो दोस्तों, हमने वीडियो की शुरुआत में व्यक्ति को जिक्र किया था, एंटेनेंट एंड्रियास प्रोडोमो, जिन्होंने अभी तक जहाज़ को संभाला, क्योंकि अंत में उनकी आवाज़ एटीसी को सुनाई दी थी। एंड्रियास ने करीब 5 बार मेडी मदद पुकार लगाई थी। एंड्रियास के पास यूके फ्लाइट का लाइसेंस तो नहीं था, लेकिन इन्हें कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं। यूके फ्लाइट का लाइसेंस तो था, लेकिन उन्हें कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि वह बोइंग 737 जैसी प्लेन को कंट्रोल कर सके, लेकिन वह प्लेन में को घनी आबादी से दूर ले जाने में सफल रहे। जब एक इन्वेस्टिगेशन घटना के पीछे वजह जानने के लिए जांच शुरू की तो उसमें सामने आया कि प्लेन लेफ़्ट साइड से झुक गया था, और इसका कारण यह था कि प्लेन की लेफ़्ट साइड इंजन में फ्यूल ख़त्म हो गया था। लेकिन अभी भी इस हादसे की जड़ तक पहुंचना बाकी था कि अचानक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की नज़र कंट्रोल पैनल के बटन पर पड़ी। बटन था प्रेशर का। वो सेट करने का बटन को देखते ही उस ऑफिसर ने पूरी कहानी समझ में आ गई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रेशराइज बटन पूरे जहाज में एयर का प्रेशर कंट्रोल करता है। जनरली जहाज के बाहर लगे इंजन बाहर की हवा को थोड़ा थोड़ा करके अंदर भी भेजते रहते हैं, ताकि विमान के अंदर बैठे लोगों को ऑक्सीजन मिल सके। आमतौर पर प्रेशराइज बटन को ऑटोमेटिक मोड पर रखा जाता है, और अगर कभी इसे मैनुअल मोड पर भी किया जाए तो कैप्टन को पायलट को ध्यान रखना पड़ता है कि अब हादसे की जड़ तक पहुंचने के लिए घटना से 1 दिन पहले चलते हैं। जब बोइंग 737 अपनी जांच रूटीन सर्विस पर गया था तो वहां इसे अच्छे सर्विस की गई, और उसकी जांच करने वाले लोगों ने मैनुअल मोड पर उससे जहाज की जांच करने वाले लोग उसे मैनुअल मोड पर कर दिया और पायलट को सौंप दिया था। विमान उड़ान बढ़ने से पायलट को दोनों पायलट को ध्यान ही नहीं दिया काम का। उनका प्लेन एयर मोड पर था। उसके बाद प्लेन में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे घटने लगी, जिसके कारण विमान में बैठे यात्रियों को बेचैनी होने लगी। जब कॉकपिट में बैठे पायलट को अलार्म सुनाई दिया तो उन्होंने इसके पीछे का कारण जानने लगे, लेकिन एक बार भी उन्होंने मैनुअल मोड पर उनका ध्यान नहीं गया। इन्हें ध्यान ही नहीं कि इनका प्लेन का प्रेशराइज बटन ऑन ही रह गया। इस वजह से कॉकपिट में ऑक्सीजन का लेवल कम घटता गया। इसी वजह से दोनों पायलट बेहोशी की हालत में जाने लगे। विमान के अंदर ऑक्सीजन मास्क तो सभी यात्रियों को मिल चुका था, लेकिन सीट में ऑक्सीजन मास्क अपने नीचे ही नहीं गिरते हैं। इस कारण से दोनों पायलट बेहोश हो गए। साथ ही प्लेन में मौजूद सभी यात्रियों, क्रू मेंबर सभी एक एक करके बेहोश होने लगे। ऑक्सीजन मास्क पैसेंजर सीट पर लगे हुए 12 मिनट तक ही ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन न मिलने के कारण धीरे धीरे सभी दम तोड़ने लगे। पायलट मोड पर पायलट भी एथेंस की तरह बढ़ता जा रहा था। एक समय ऐसा आया कि जब प्लेन मौजूद सभी सदस्य दम तोड़ दिए, लेकिन केवल एक जने को छोड़कर ये सब फ्लाइट एंड्रियास प्रोडोमो। आप भी ये सोच रहे होंगे कि एंड्रियास इतने लंबे समय तक जीवित कैसे रहे। तो आपको बता दें, एंड्रियास एक स्कूब ड्राइवर थे।
अपनी सबसे लंबी समय तक सबसे लंबे समय सांसें रोकने के लिए सक्षम है, इसलिए अब वह तक जिंदा रहे। लेकिन ऑक्सीजन प्रॉपर न मिलने के कारण अब उनकी भी हालत ख़राब हो चुकी थी। लेकिन जैसे कैसे करके वो कॉकपिट तक पहुँचे, प्लेन के कंट्रोल की कोशिश करने लगे। ईथन तक पहुँचते पहुँचते उनकी लाशों से प्लेन भर चुका था। एंड्रियास प्लेन को अंत तक कंट्रोल करने की कोशिश में लगे रहे। दुर्भाग्य से वह उसमें सफल भी हो गए थे और अंत में प्लेन पहाड़ियों की क्रैश हो गया और इसमें सवार सभी 121 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के लगभग 15 महीनों बाद ग्रीस के अधिकारियों ने इस घटना की रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया कि पूरी घटना के लिए सिर्फ एक बटन जिम्मेदार था, लेकिन प्रेशराइज बटन की यह बटन उस वक्त मैनुअल मोड पर था। भले ही अधिकारियों को यह नहीं लगता है, हमारी नज़र में असल में 2 सर्विस सेंटर के एम्प्लॉई थे जहां प्लेन में रूटीन सर्विस के लिए था, क्योंकि उन्होंने इस प्रेशराइज बटन को ऑटो मैनुअल मोड पर कर दिया था। लेकिन इस बात की खबर किसी को भी नहीं थी। ऐसे में या तो उन्हें वापस ऑटो मोड पर डालना चाहिए था या पायलट को उस बात की खबर देना चाहिए था। इतनी बड़ी लापरवाही नहीं करते तो खबर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर उस दिन इतनी बड़ी लापरवाही नहीं करते तो आज 121 लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।